तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कंसीडर एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू अ न्यू प्रोसेस, assume that none of the existing holes in the memory will exactly fit the process's memory requirement. Hence, a new hole of smaller size will be created if allocation is made in any of the existing hole. इसका मतलब सपोज हमारे पास एक फ्री पार्टीशन अवेलेबल था। इस फ्री पार्टीशन में से हमने किसी प्रोसेस को उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ स्पेस अलोकेट कर दिया। इसके बाद हमारे पास जो रिमेनिंग स्पेस बच गया, यहाँ एक नया होल क्रिएट हो जाएगा। इस होल के बारे में ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अलग अलग मेमोरी एलोकेशन मेथड में से किस मेथड में इस होल का साइज ज़्यादा होगा या कम होगा। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लेट अस से हमारे पास ये मेमोरी का सिनेरियो है। यहाँ पर कुछ स्पेस हमारे पास ऑक्यूपाइड है जो रेड में हम देख रहे हैं। ये फ्री अलोकेटेड पार्टीशन है हमारे पास, और 5 पार्टीशन हमारे पास यहाँ फ्री अवेलेबल हैं जिनका साइज 10, 18, 4, 8 और 14 किलोबाइट है। ये 5 फ्री पार्टीशन हमारे पास अभी फ्रीली अवेलेबल हैं। ठीक है, हम ए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ में इन 4 स्टेटमेंट में से ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। ए ऑप्शन देखते हैं हम। ए ऑप्शन में क्या बोलता है हमें कि द होल क्रिएटेड बाय वर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट फिट की बात करें तो फर्स्ट फिट में हम देखते हैं कि ऊपर से जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो पहला सफिशिएंट स्पेस या पार्टीशन हमें मिल जाता है, वहीं से हम उसको मेमोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं। लेट अस से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक प्रोसेस था P1 जिसका मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 12 किलोबाइट था। तो फर्स्ट फिट वाले केस में हम देखेंगे कि फर्स्ट फिट वाले केस में यहाँ पर हमारे पास 10 किलोबाइट से तो उसका मेमोरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। देन वो 18 किलोबाइट पे हम जंप करते। 18 किलोबाइट में से अगर हम 12 किलोबाइट इस प्रोसेस P1 को अलोकेट कर दें तो हमारे पास एक नया होल क्रिएट होगा जिसका साइज 6 किलोबाइट होगा। यानी कि फर्स्ट फिट वाले केस में हमारे पास जो होल क्रिएट हुआ उसका साइज कितना था, 6 किलोबाइट। अगर हम वर्स्ट फिट की बात करें तो वर्स्ट फिट हमें पता है जो मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल फ्री पार्टीशन अवेलेबल होगा हमारे पास, वहाँ से हम मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। और इस केस में हमारे पास 18 किलोबाइट ही है हमारे पास। तो फर्स्ट फिट वाले केस में भी हम इसी पार्टीशन से मेमोरी एलोकेट करवाएंगे इस प्रोसेस P1 को। यानी कि यहाँ पर भी जो एक होल क्रिएट होगा वो 6 किलोबाइट का ही होगा। यानी कि फर्स्ट फिट और वर्स्ट फिट दोनों जगह हमारे पास सेम साइज का होल क्रिएट हुआ है। यानी कि हमारे पास ऑलवेज लार्जर, ये स्टेटमेंट हमारे पास ए ऑप्शन गलत हो गया। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में बोला द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट इज ऑलवेज लार्जर देन द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारे पास एक P1 एक प्रोसेस था जिसका मेमोरी रिक्वायरमेंट 5 किलोबाइट था, 5 किलोबाइट। अगर हम इसे फर्स्ट फिट से देखें तो फर्स्ट फिट वाले केस में जो फर्स्ट पार्टीशन है 10 किलोबाइट, यहीं से इसको मेमोरी फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। अब फर्स्ट फिट में लेट अस से 5 किलोबाइट हमने इसको अलोकेट कर दिया, और 5 किलोबाइट हमारे पास, ये 5 किलोबाइट अलोकेट कर दिया, और नीचे वाला ये 5 किलोबाइट अब हमारे पास P1 को ऑक्यूपाइड है, और ये वाला हमारे पास लेटेस्ट से फ्री 5 किलोबाइट का एक नया होल बन गया। यानी कि फर्स्ट फिट वाले केस में हमारे पास जो होल क्रिएट हुआ उसका साइज 5 किलोबाइट था। अगर हम नेक्स्ट फिट की बात करें, लेटेस्ट से अगर हम नेक्स्ट फिट की बात करें तो नेक्स्ट फिट हमारा इस केस में यहाँ स्टार्टिंग में फर्स्ट फिट की तरह ही बिहेव करेगा। यानी कि यहाँ पर भी हमारे पास 5 किलोबाइट का ही एक होल क्रिएट होगा। यानी कि फर्स्ट फिट और नेक्स्ट फिट दोनों में ही इक्वल साइज का होल क्रिएट हुआ। इसके बाद अगर सपोज एक और प्रोसेस आया P2, उसका मेमोरी रिक्वायरमेंट था 4 किलोबाइट का, तो फर्स्ट फिट वाले केस में यहाँ 5 किलोबाइट इस पार्टीशन में से ही उसको 4 किलोबाइट अलोकेट हो जाएगा, और फ्री कितना बच जाएगा, 1 किलोबाइट। यानी कि फर्स्ट फिट वाले केस में 1 किलोबाइट का स्पेस हमारे पास फ्री बचा। अगर हम नेक्स्ट फिट की बात करें तो नेक्स्ट फिट वाले केस में अभी P2 से पहले P1 को हमने यहाँ से
मेमोरी एलोकेट करवाया था, तो हमारे पास सपोज ये लास्ट एलोकेशन पॉइंट हो गया। इससे आगे हम सर्च करेंगे, जो भी फर्स्ट पार्टीशन फ्रीली अवेलेबल हमको मिल जाएगा सफिशेंट, वहाँ से हम इस 4 किलोबाइट की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देंगे। यानी कि इसके बाद हमारे पास 18 किलोबाइट है, 18 किलोबाइट में से हम 4 किलोबाइट इसको अलोकेट कर देंगे। रिमेनिंग हमारे पास कितना रह जाएगा, 14 किलोबाइट। यानी कि यहाँ हमारे पास नेक्स्ट फिट में जो होल क्रिएट हुआ वो हमारा लार्जर था फर्स्ट फिट से, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में बोलता है द होल क्रिएटेड बाय नेक्स्ट फिट इज नेवर लार्जर देन होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट। अब देखिए, लेट अस से हमारे पास एक प्रोसेस था P1, इसका मेमोरी रिक्वायरमेंट था हमारे पास सपोज 2 किलोबाइट। तो अगर हम नेक्स्ट फिट की बात करें तो नेक्स्ट फिट इस केस में इनिशियली हमारे पास फर्स्ट फिट की तरह ही बिहेव करेगा। तो हमारे पास यहाँ 10 किलोबाइट से ही इसको मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। 10 - 2 हमारे पास जो होल क्रिएट होगा उसका साइज 8 किलोबाइट होगा। अगर हम यहाँ बेस्ट फिट की बात करें तो बेस्ट फिट वाले केस में हमें पार्टीशन 3 से मेमोरी एलोकेट होगा, यानी कि 4 - 2 हमारे पास जो होल क्रिएट होगा वो 2 किलोबाइट का होगा। यानी कि बेस्ट फिट से जो होल क्रिएट हुआ उसका साइज नेक्स्ट फिट से कम था। इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन भी गलत है। अब लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में बोलता है द होल क्रिएटेड बाय बेस्ट फिट इज नेवर लार्जर देन होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। लेट अस से हमारे पास एक प्रोसेस था P1 जिसका मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल 9 किलोबाइट ले लिया हमने, 9 किलोबाइट। अगर हम यहाँ बेस्ट फिट की बात करें तो 9 किलोबाइट हमें 10 किलोबाइट इस पार्टीशन से इसको मेमोरी मिलेगी। यानी कि जो होल क्रिएट होगा वो 1 किलोबाइट का होल क्रिएट होगा। अगर हम फर्स्ट फिट की बात करें तो फर्स्ट फिट वाले केस में भी हमारे पास यहाँ 1 किलोबाइट का ही होल क्रिएट होगा। लेट अस से इसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस P2 था सपोज जिसका मेमोरी रिक्वायरमेंट हमारे पास 2 किलोबाइट का था। अगर हम बेस्ट फिट चेक करें तो बेस्ट फिट वाले केस में हमें 4 किलोबाइट से इसको पार्टीशन 3 से इसको मेमोरी अवेलेबल होगा। यानी कि जो होल क्रिएट होगा उसका साइज 2 किलोबाइट होगा। अगर हम फर्स्ट फिट की बात करें तो फर्स्ट फिट में हमारे पास इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 1 किलोबाइट का सिर्फ स्पेस अवेलेबल रह गया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फ्री पार्टीशन जो है वो ये है 18 किलोबाइट। यानी कि फर्स्ट फिट वाले केस में हमारे पास 18 - 2 जो होल क्रिएट होगा वो 16 किलोबाइट का होगा। यानी कि बेस्ट फिट वाले केस में जो होल क्रिएट हुआ दैट इज लेस देन और इक्वल टू द होल क्रिएटेड बाय फर्स्ट फिट। यानी कि हमारा लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया ईच ऑफ ए सेट ऑफ n प्रोसेसेस एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड यूजिंग 2 सेमाफोर A and B इनिशियलाइज टू 1 and 0। हमारे पास एक A सेमाफोर वेरिएबल था, जिसका वैल्यू 1 था इनिशियली, और एक B सेमाफोर वेरिएबल जिसका वैल्यू इनिशियली 0 था। अज्यूम दैट काउंट इज अ शेयर्ड वेरिएबल इनिशियलाइज टू 0। काउंट हमारे पास एक शेयर्ड वेरिएबल था जिसका इनिशियल वैल्यू हमारे पास यहाँ इनिशियली 0 था, एंड काउंट इज नॉट यूज्ड इन द कोड सेक्शन P। ओके, देन व्हाट डज द कोड अचीव। हमारे पास ये कोड गिवन है। लेट अस से हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास n का वैल्यू सपोज हमारे पास 3 प्रोसेस थे, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2 एंड P3। अब ये तीनों प्रोसेस हमारा ये गिवन कोड एग्जीक्यूट करेंगे। विल स्टार्ट विद प्रोसेस P1। P1 हमारे पास प्रोसेस P1 स्टार्ट करता है इनिशियली वेट ऑपरेशन ऑन ए आफ्टर कोड सेक्शन P it will start this code, the wait operation on A. Now wait operation on A, it means A value become 1 to 0, then count is equal to count plus 1, count value become 1. Then if count is equal to n, now if 1 is equal to 3, this condition is false, so signal B will not going to be execute, and now it will directly jump to signal A. Now signal A means 0 to 1. Now wait operation on B. So wait operation on B. Now B value is already 0. Now if you perform down operation on semaphore variable whose value is 0,
the process will be blocked. So process P1 is blocked here. Process P1 is blocked here. Now process P2 will start. Process P2 will start. It will execute the same code after code section P. So wait operation on A, 1 to 0. Now if count is equal to n, so count value is count is equal to count plus 1, count value become 2. Now count value 2 is equal to 3, the condition is false. So P2 is also not going to execute signal B. It will directly jump to signal A, means this value become again 1. Now P2 wait on B, wait operation on B, B value was 0. So down operation on 0, the process P2 will be blocked here. Now process P3 start. Process P3 after code section P execute wait operation on A. So A become 0, 1 to 0. The count is equal to count plus 1. Count value become 3. Now 3 is equal to 3. Condition is satisfied. Condition is satisfied. Now it will execute the signal B operation. For the first time it will execute the signal B operation. B value become 0 to 1. Now after signal B it will execute signal A operation. So 0 to 1. Now down operation on B. B value was 1. So 1 to 0. It will become 1 to 0. Now up operation. Up operation on B variable. So B variable 0 to 1. Again 0 to 1. Okay. Now process P3 finally have reached to code Q. Now after this process P1 and P2 were blocked at this statement at wait B. Now when they get their turn on CPU, now process P1 and P2 will both execute the wait B operation. Now they can successfully down this variable B. So B value for let us say P1 becomes 0. So down operation successful. Now again 0 to 1, the code P1 process P1 reached to code Q. And similarly process P2 also 0, then again 0 to 1, signal B 0 to 1, and process P2 also reaches to code Q. Now every process reaches to code Q after only each process in the given set completed the code section P. So we have A statement correct. तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस अज्यूम टू हैव अराइव्ड एट 0. सो सभी प्रोसेसेस हमारे पास इनिशियली टाइम 0 पर अराइव थे. हमारे पास 4 प्रोसेसेस हैं. इसमें 4 प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड P4. हम 2 तरह की शेड्यूलिंग यूज कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट एंड राउंड रॉबिन. दोनों ही प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है. इन दोनों शेड्यूलिंग के केस में जो हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा उसका हमें डिफरेंस यहाँ बताना है. सो लेट अस से हम शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट भी हमारे पास प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है. हमारे पास रेडी क्यू है और हमारे पास सीपीयू है. सो रेडी क्यू में इनिशियली हमारे पास P1, P2, P3 एंड P4 सभी प्रोसेसेस इनिशियली अवेलेबल थे टाइम 0 पर. एक एक प्रोसेस हम सीपीयू पे शेड्यूल करेंगे उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग. शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट में प्रायोरिटी हमारे पास बर्स्ट टाइम रहती है. जिसका बर्स्ट टाइम मिनिमम होगा वो प्रोसेस सबसे पहले शेड्यूल किया जाएगा सीपीयू पे. अब हम इसके लिए सपोज गैंट चार्ट बना लेते हैं. कौन कौन सा प्रोसेस हमारा किस ऑर्डर में शेड्यूल होगा. लेट अस से इनिशियली टाइम 0 था हमारे पास. 0 टाइम पर हम देखते हैं हमारे पास सबसे कम बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस हमारे पास सबसे पहले P3 था. सो P3 इनिशियली हम शेड्यूल करते हैं P3 को CPU पे. सो 0 to 2 हमारे पास P3 एग्जीक्यूट हुआ, ये 0 हो गया. इसके बाद सबसे छोटा सबसे कम बर्स्ट टाइम हमारे पास P4 का है. सो P4 को शेड्यूल करेंगे, ये हमारे पास 2 to 6 जाएगा, ये 0. देन इसके बाद हमारे पास P2 हमारे पास 6 to 13, ये 0 हो गया. इसके बाद फाइनली हमारे पास P1 हमारे पास 13 to 21 और ये भी 0 हो गया. नाउ अब टर्न अराउंड टाइम निकालना है हमें. टर्न अराउंड टाइम हमारे पास कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम होता है. और अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना है तो
इस सभी टर्न अराउंड टाइम का सम करके उसको डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस कर देंगे। सो लेट से हमारे पास प्रोसेस P1 था, P2 था, P3 एंड P4। इनके टर्न अराउंड टाइम अगर हम चेक करें तो P1 के लिए 21 माइनस 0 कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो P2 13 माइनस 0, P3 2 माइनस 0 एंड P4 6 माइनस 0। ये हमारे पास एवरेज इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम आ गए। और अब हम क्या करेंगे, एवरेज टर्न अराउंड टाइम के लिए इसको टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 10.5। सो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के केस में हमारे पास एवरेज टर्न अराउंड टाइम का जो वैल्यू आया दैट वाज 10.5। अब अगर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की बात करें तो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के लिए हमें यहाँ एक टाइम क्वांटम का वैल्यू गिवन है 4 मिली सेकेंड। और लेट अस से वी हैव अ रेडी क्यू जिसमें हमारे पास इनिशियली P1, P2, P3 एंड P4 सभी प्रोसेसेस अवेलेबल थे और ये हमारे पास CPU। नाउ एक एक करके हम प्रोसेसेस को यहाँ शेड्यूल करेंगे CPU पे। अब यहाँ पर सभी प्रोसेसेस हमारे पास टाइम 0 पर अराइव हुए थे, तो लेट से हम इसका जो अराइवल ऑर्डर है उसको हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही लिख देंगे P1, P2, P3 एंड देन फाइनली P4। और हम यहाँ पर हमारा CPU टाइम ड्रॉ करते हैं। इनिशियली टाइम 0 पे सबसे पहले हमारा P1 प्रोसेस शेड्यूल हुआ CPU पे। P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 8 मिली सेकेंड है, लेकिन टाइम क्वांटम का वैल्यू 4 मिली सेकेंड है, तो ये CPU पे सिर्फ 4 मिली सेकेंड तक ही रहेगा, उसके बाद वापस रेडी क्यू में चला जाएगा। सो P1 प्रोसेस हमारे पास शेड्यूल हुआ 0 to 4 मिली सेकेंड। नाउ द बर्स्ट टाइम रिमेनिंग फॉर P1 वाज 4 मिली सेकेंड। इसके बाद हमारे पास P1 अभी रिमेनिंग है, तो ये रेडी क्यू में दोबारा आएगा। इसके बाद प्रोसेस P2 को हमने शेड्यूल किया CPU पे। प्रोसेस P2 का बर्स्ट टाइम 7 था, लेकिन टाइम क्वांटम का वैल्यू 4 मिली सेकेंड है, तो प्रोसेस P2 सिर्फ 4 मिली सेकेंड ही CPU पे चलेगा। इसके बाद 3 मिली सेकेंड रिमेनिंग है, तो P2 हमारे पास 4 to 8। इसके बाद P2 हमारे पास दोबारा रेडी क्यू में आ गया। देन P3 प्रोसेस। अब P3 प्रोसेस को हमने शेड्यूल किया CPU पे। इसका बर्स्ट टाइम सिर्फ 2 मिली सेकेंड था, लेकिन टाइम क्वांटम का वैल्यू 4 मिली सेकेंड था, तो ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ ये 0 हो जाएगा। P3 बिकम 0। सो 8 to 10 was P3 ऑन CPU। उसके बाद P4 प्रोसेस हमारे पास 10 to 14। इसके बाद ये भी दोबारा रेडी क्यू में नहीं आएगा। देन अगेन प्रोसेस P1 4 मिली सेकेंड रिमेनिंग था, तो 4 मिली सेकेंड के लिए कंप्लीटली चलेगा 14 to 18 और ये अब 0 हो जाएगा, ये ख़त्म। इसके बाद फाइनली प्रोसेस P2 हमारे पास 3 मिली सेकेंड रिमेनिंग था, तो 18 to 21। अब इस केस में अगर हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना चाहें तो पहले हम इंडिविजुअल टर्न अराउंड टाइम देखेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो P1 के लिए इनिशियली इट विल बिकम 18 माइनस 0 कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। P2 के लिए 21 माइनस 0, देन P3 के लिए 10 माइनस 0 एंड P4 के लिए 14 माइनस 0। और एवरेज के लिए हम इसको सम करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 63 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 15.75। अब अगर राउंड रॉबिन और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का हम टाइम डिफरेंस अगर चेक करें तो इट विल बिकम 15.75 माइनस 10.5 दैट इज 5.75 विल बी द फाइनल। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें 5 डिस्क एक्सेस के बारे में बताया। 5 डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट है हमारे पास गिवन है, और इनिशियली हमारा जो रीड राइट हेड है वो सिलेंडर नंबर 100 पे था। जो इसमें शेड्यूलिंग हम यूज़ कर रहे हैं वो हम SSTF यूज़ कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। यानी कि अगर हमारा रीड राइट हेड किसी ट्रैक पर प्रेजेंट है तो इस ट्रैक से जो भी नियरेस्ट रिक्वेस्ट होगी सबसे पहले रीड राइट हेड उस नियरेस्ट रिक्वेस्ट को सबसे पहले सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास यहाँ 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, इसमें हमें ये बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स थी।
तो लेट अस से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे पास रिक्वेस्ट है, ताकि इसको हमें समझना इजी हो जाए। तो इनिशियली हमारे पास जो रीड राइट हेड था वो सिलेंडर नंबर 0 पर प्रेजेंट था। अब इससे एक रिक्वेस्ट लेफ्ट साइड को है, एक राइट साइड को है। जो रिक्वेस्ट लेफ्ट साइड पे है इसका डिस्टेंस यहाँ से प्रेजेंट पोजीशन से हमारे पास 15 का है, 15, और इस तरफ को जो डिस्टेंस है वो सिंपल 10 का डिस्टेंस है। यानी कि जो पहले रिक्वेस्ट हमारे पास सेटिस्फाई होगी वो आर की रिक्वेस्ट सेटिस्फाई होगी। सो 100 to 110, देन इसके बाद 115। अब राइट साइड पे जो गैप है वो डिस्टेंस है वो 40 का है, लेफ्ट साइड पे जो डिस्टेंस है वो 30 का है। तो हमारा रीड राइट हेड यहाँ डायरेक्शन चेंज करेगा और हम क्यू पे मूव करेंगे पहले, देन क्यू के बाद एस, और एस के बाद फाइनली हमारा पी का रिक्वेस्ट जो है सेटिस्फाई होगा। इस ऑर्डर में हमारा ये रिक्वेस्ट सेटिस्फाई हुआ, आर, टी, क्यू, एस एंड पी। सो ए ऑप्शन देखते हैं, ए ऑप्शन आर इज सर्विस्ड बिफोर पी, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। देन टी इज सर्विस्ड बिफोर पी, ये भी हमारे पास करेक्ट है। देन क्यू इज सर्विस्ड आफ्टर एस बट बिफोर टी, क्यू इज सर्विस्ड आफ्टर एस, लेकिन क्यू को सर्विस हमारा एस से पहले मिला था, ये ऑप्शन सी ऑप्शन हमारे पास गलत है। देन इसके बाद द हेड रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बिफोर सर्विसेज क्यू एंड पी, बिफोर सर्विसेज क्यू और पी को सर्विस जब कंप्लीट हुआ उसके बीच में हमारा रीड राइट हेड ने अपना डायरेक्शन रिवर्स किया था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास करेक्ट है। फाइनली हमारे पास यहाँ जो डी ऑप्शन है ये स्टेटमेंट हमें फॉल्स बताना था, सी फॉल्स है। है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन फॉर ए सिस्टम यूजिंग प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। दिस इज प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अब प्रिमिटिव शेड्यूलिंग मीन्स एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में था, उसकी कंप्लीट एग्जीक्यूशन हुए बिना हम उसको रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में मूव कर दें, दैट इज प्रीम्पशन, दैट इज फोर्सफुली। ये एज जो रेड कलर में हमको दिख रही है ये एज प्रिमिटिव एज है, दैट इज कॉल्ड फॉर प्रीम्पशन। अगर ये एज यहाँ प्रेजेंट ना हो तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पर ये नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग थी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ 4 स्टेटमेंट गिवन है। इन 4 स्टेटमेंट में हमें ये बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ ट्रू थी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट, अ रनिंग प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट। अब रनिंग प्रोसेस, एक प्रोसेस जो रनिंग स्टेट में था वो इस प्रिमिटिव एज की हेल्प से या इस प्रिमिटिव एज की वजह से रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में मूव कर सकता है। अब ये जो प्रोसेस रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में मूव करेगा इसके कुछ पर्टिकुलर रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मे बी जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में था उसका टाइम क्वांटम कंप्लीट हो गया, जैसे हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में करते हैं, किसी प्रोसेस का टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाए तो वो मे बी रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में मूव कर जाएगा। या कोई ऐसा प्रोसेस जो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट, सस्पेंड रेडी से रेडी, या आईओ स्टेट से रेडी स्टेट में जस्ट अभी अभी अराइव हुआ और इस प्रोसेस की प्रायोरिटी जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में था उससे ज़्यादा थी, तो भी यहाँ कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा और जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में था वो रेडी स्टेट में आ जाएगा और रेडी वाला रनिंग में। दैट इज़ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। देन सेकंड स्टेटमेंट, अ रेडी प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट, ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। अगर कोई भी प्रोसेस हमें सीपीयू पे शेड्यूल करना है तो वो रेडी स्टेट में प्रेजेंट होना ही चाहिए। रनिंग स्टेट में जाने के लिए रेडी स्टेट में प्रेजेंट होना ही चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देन थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास गलत है, ए ब्लॉक्ड प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट, ए ब्लॉक्ड प्रोसेस कैन मूव टू रनिंग स्टेट। अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में था, अगर कोई प्रोसेस ब्लॉक्ड स्टेट में था, यहाँ आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद वो डायरेक्टली रनिंग स्टेट में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि जब ये प्रोसेस रनिंग स्टेट को छोड़कर आईओ में आया था तो उसी समय
रेडी स्टेट से कोई दूसरा प्रोसेस सीपीयू पे शेड्यूल कर दिया गया था ताकि सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो। तो जब ये प्रोसेस यहाँ आईओ ऑपरेशन कंप्लीट कर लेगा तो ये अब ये रेडी स्टेट में जाएगा, ना कि डायरेक्टली रनिंग स्टेट में। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। देन फोर्थ स्टेटमेंट, अ ब्लॉक्ड प्रोसेस कैन मूव टू रेडी स्टेट। ये बिल्कुल साफ यहाँ पर हम देख सकते हैं, आईओ से ब्लॉक्ड स्टेट से डायरेक्टली आईओ ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद कोई प्रोसेस हमारे पास रेडी स्टेट में डायरेक्टली जा सकता है, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। सो 1, 2 एंड 4 हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।